हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है अ प्रीशियस गिफ्ट। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो गाइस, सॉरी मैं आपको स्टोरी के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि मैं स्टोरी सोच के नहीं लिखती, मगर मेरे अंदर ये खूबी है कि मैं जैसे ही लिखना शुरू करती हूँ मेरा दिमाग मुझे इंस्ट्रक्शन देता है और मेरे हाथ खुद ब खुद लिखना चालू कर देते हैं। तो मैं अभी आपको स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती कि इसमें क्या होगा या क्या होने वाला है और क्यों हुआ है। ये सारे सवाल के जवाब तो आपको स्टोरी में ही मिलेंगे, मगर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि मैं ये स्टोरी किस चीज़ पर बना रही हूँ। तो गाइस, मैं ये स्टोरी एक विडो पर्सन पे बना रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बहुओं को सगुन अपशगुन के बेसिस पर जज करते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं। तो ये एक हल्की फुल्की टॉक्सिक स्टोरी होने वाली है जिसमें हमारे जान की शादी किसी और से होती है, मगर वो भी मात्र 2 घंटे के लिए। तो जिसको भी ये स्टोरी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लग रही है। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू स्टोरी अ प्रीशियस गिफ्ट। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक छोटे से विलेज से, जहां शादी की तैयारी चल रही थी, वो भी बड़े जोरों शोरों से, क्योंकि फर्स्ट टाइम उस विलेज से किसी की शादी बीजिंग जैसे बड़े शहर में हो रही थी। इसलिए उस गांव में बड़ी चहल पहल और धमा चौकड़ी मची थी। जहां वो शादी किसी और की नहीं बल्कि हमारे जान की थी। जान बहुत खुश था क्योंकि वो बचपन से ही बीजिंग सिटी जाने का सपना देखता था, मगर पुअर होने के कारण उसके माँ बाप उसकी ख्वाहिश को पूरा न कर सके। इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड जियान फेमियान से इस बारे में बात की थी क्योंकि जियान फेमियान भी उसी गांव में रहता था। मगर जब वो बड़े हुए तो वो काम के सिलसिले में उस गांव से बीजिंग आ गए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और काफ़ी सारी पार्ट टाइम जॉब की और फिर देखते देखते उन्होंने बिजनेस में अपना कदम रख लिया था। मगर वो अभी भी अपने विलेज से जुड़े थे। वो कभी कभी अपने गांव घूमने के लिए आते थे और वो जहान के फादर के पड़ोसी थे। ऐसे ही एक दिन जहान के डैड मिस्टर श्याव ने जियान फेमियान से कहा कि उनके बेटे के लिए वहाँ कोई अच्छा सा रिश्ता देखे। जियान फेमियान ओके कह देता है और आज वो दिन है जब जहान की शादी बीजिंग की रिस्पेक्टेड फैमिली सू फैमिली में हो रही थी। गाइस, सू फैमिली और कोई नहीं बल्कि सुयान की फैमिली है और जहान की मैरिज सुयान के बड़े भाई से हो रही है। अब इस गांव में जहान की अच्छे से मैरिज हो जाती है। अब जहान के मॉम डैड जहान को विदा करते हैं और जियान फेमियान से कहते हैं कि वो उसी शहर में रहता है तो जहान का भी ध्यान रखे। जियान फेमियान जहान के डैड श्याव से कहता है कि वो चिंता ना करे, सू फैमिली जहान को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करेंगे। अब वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फ्लाइट पकड़ते हैं। करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग बीजिंग एयरपोर्ट पहुँचते हैं, जहाँ गेस्ट के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ आकर रुकी थी। उसी में एक गाड़ी जहान के लिए और उसके हस्बैंड के लिए थी। अब सभी गाड़ी मेंशन के लिए निकल जाते हैं, मगर गॉड को कुछ और ही मंजूर था। जहान और उसका हस्बैंड जिस गाड़ी में था, रास्ते में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सुयान का ब्रदर जब देखता है तो वो जहान को गाड़ी से बाहर धक्का मार देता है, मगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जहान तो रोड पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। अब हम अगले मॉर्निंग को देखते हैं। जहान कमरे में था उसको होश आता है और वो उठता है। उसे लगता है शायद वो सपना था। वो अभी भी ब्राइड के ड्रेस में था। वो बाहर आता है जहाँ चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। वो धीरे धीरे नीचे आता है जहाँ लोग ब्लैक कपड़ों में खड़े थे। जहान उन सबको साइड करता है और आगे बढ़ता है, जहाँ वो सामने अपने हस्बैंड की तस्वीर देखता है जिस पे हार चढ़ा था। वो जब तक समझने की कोशिश करता तब तक सुयान की मॉम आती है और वो जहान को एक थप्पड़ मारती है कि और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम जैसे अपशगुनी को अपने घर लेके आ रही हूँ, जिसने आते ही मेरे बेटे को खा गया। इसे मेरी नज़रों से दूर कर दो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इतना कहकर सुयान के डैड जहान के पास आते हैं और जहान से कहता है, बेटा अभी वो गुस्से में है इसलिए उसने ऐसा बिहेव किया, तुम जाओ अपने कमरे में। इतना कहकर वो सुयान से इशारा करता है। सुयान जहान के पास आता है और जहान से कहता है, ब्रदर इन लॉ आप मेरे साथ चलिए। जहान भी कुछ नहीं कहता और रोते हुए कमरे में चला जाता है। इधर जब ये बात जहान के डैड को और मॉम को पता चलती है तो उसकी मॉम
अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी मॉम को हार्ट अटैक आ जाता है और वो भी इस दुनिया से चली जाती है। ये देखकर जहान के डैड पूरी तरह टूट चुके थे और वो उसी समय जहान से नफरत करने लगे, क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट तो कर लिया था कि उनका बेटा एक गे है जिसे लड़कों में इंटरेस्ट है, मगर अब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि उनकी वाइफ की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वो इस चीज़ का दोष जहान को ही देते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा था कि शायद उनका बेटा अब सगुनी है। इधर अब जहान की मैरिज को 1 हफ्ता हो चुका था, मगर उसकी मदर इन लॉ जहान को ताने भी देती रहती थी, यहाँ तक कि उसे मारती भी थी, पीटती भी थी। आए दिन जहान के फेस पर चोटों के निशान थे। कुछ समय तक तो सुयान के डैड अपनी वाइफ को समझाते थे, मगर उन पर अपने हस्बैंड का कहने का कोई असर नहीं होता था। वो फिर भी जहान को टॉर्चर करती थी, यहाँ तक कि जहान से ही घर का सारा काम कराती थी और कभी कभी जहान से कोई गलती हो जाए तो उसे खाना भी नहीं देती थी। हमारा जहान 2-2 दिन तक बिना खाए केवल पानी पीकर ही रहता था। स्टार्टिंग में तो ये कम था, मगर जैसे जैसे समय बढ़ता गया सुयान की मॉम का व्यवहार जहान के साथ और भी ज़्यादा क्रूर होता गया। अब तो जहान की मदर इन लॉ ये भी नहीं देखती थी कि वो जहान को कहाँ किसके सामने बेइज्जत करती है, मगर जहान ये सब बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, इसलिए वो कहीं जॉब भी नहीं कर सकता था और ना ही वो बीजिंग में किसी को जानता था सिवाय जियान फेमियान के। पर उसे ये भी पता नहीं था कि वो कहाँ रहते हैं, इसलिए जहान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय उस घर में रहने का। और ऐसे ही और दिन बीतते गए। जहान को उस घर में 2 महीने हो गए थे। इस बीच सुयान कभी कभी जहान से बात कर लिया करता था। सच मानो तो एक वही था जो उस घर में जहान की केयर करता था। एक दिन सुयान की मोम देख लेती है कि वो सुयान के साथ हंस रहा है, बोल रहा है। ये चीज़ सुयान की मोम को पसंद नहीं आती और वो अपने हस्बैंड से कहकर सुयान को बाहर भेज देती है पढ़ने के लिए। जब सुयान पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, उसके बाद उसकी मोम जहान को बहुत मारती है और कहती है, तुम मेरे एक बेटे को तो खा गए, अब दूसरे बेटे को शेडोज करने चले थे। रुको, मैं आज तुम्हारी सारी गर्मी उतारती हूँ। और वो जहान को एक कमरे में बंद कर देती है और फिर किसी को कॉल करके कहती है, तुम इसे यहाँ से ले जाओ और जो करना है करो, पर ये मनहूस मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। इतना कहकर फ़ोन रख देती है। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं वहाँ एक लेडीज आती है जो गर्ल्स और बॉय को बेचने का धंधा करती थी। वो मैडम सू के पास आती है और कहती है, मैडम सू, क्या आप सच में इसे अपने घर से निकालना चाहती है? सुयान की मॉम कहती है, हाँ, वैसे भी उसकी वजह से मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ। अब मैं उस मुसीबत को अपने घर में नहीं रख सकती। इसे यहाँ से ले जाओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूँगी, पर इस मुसीबत को यहाँ से ले जाओ। मैं अब इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लेडीज़ कहती है, ओके। अब मैडम सू अपने सर्वेंट से कहती है, उसे ले आओ। सर्वेंट जहान को लेने चली जाती है। इधर वो लेडीज़ मैडम सू से कहती है, अगर तुम्हारे हस्बैंड जहान के बारे में पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगी? मैडम सू कहती है, उसकी टेंशन तुम मत लो, उन्हें मैं संभाल लूँगी। इतनी देर में सर्वेंट जहान को लेकर आ जाती है। जहान को देखकर वो लेडीज़ मैडम सू से कहती है, मैडम सू, ये तो अभी 17-18 साल का लग रहा है। मैडम सू कहती है, हाँ, इसके विलेज में कम उम्र में ही शादी करवा देते हैं, वैसे ये 18 का होने वाला है। इतना कहकर वो लेडीज़ जहान को उस घर से अपने साथ ले जाती हैं, जहाँ जहान वो जगह देखकर घबरा रहा था। वो लेडीज़ अपने सर्वेंट से कहती है, जाओ कुछ खाना और मेडिसिन लेकर आओ। वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। जहाँ जहान चारों तरफ देखता है, वहाँ से उसे अच्छी वाइफ नहीं आ रही थी। एक प्रकार से उसे मतलब कोठा समझ लो, क्लब था, कोठा ही समझ लो, जहाँ चारों तरफ लाइट जली थी, वो भी कलरफुल। अब वो सर्वेंट खाना और मेडिसिन लेकर आती है और वहाँ रखकर सामने खड़ी हो जाती है। अब वो लेडीज़ खड़ी होती है और जहान को बिठाते हुए कहती है, घबराओ मत, यहाँ तुम सुरक्षित हो। यहाँ तुम्हें कोई भी टॉर्चर नहीं करेगा, क्योंकि ये जगह मेरी है और मेरी जगह पर कोई भी किसी की मर्जी के बिना टच नहीं करता, इसलिए तुम चिंता मत करो। और उसे मेडिसिन लगाने लगती है और जहान से कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जहान डरते हुए कहता है, जहान। वो लेडीज़ कहती है, मैंने कहा ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरा नाम डायना है और मैं इस पूरी जगह की मालकिन हूँ, ये पूरी जगह मेरी है। इतना कहकर वो जहान से कहती है, अब तुम खाना खाओ और आराम करो, हम कल बात करते हैं। इतना कहकर डायना बाहर चली जाती है और अब जहान, जो 2 दिन से भूखा था, वो खाना देकर खाने लगता है। डायना बाहर से ये देखती है और मुस्कुराकर चली जाती है।
अब अगली मॉर्निंग जहान उठता है तो बाहर आकर एक ठंडी हवा को इनहेल करता है। आज 2 महीने बाद जहान ने बाहर का नज़ारा देखा था। अब जहान को एहसास होता है कि शाम को जब वो आया था तो यहाँ खूब चहल पहल थी, मगर अब बिल्कुल शांत था। जहान अपने रूम से बाहर आता है और वो इधर उधर देखता है, मगर उसे कुछ ही लोग नज़र आ रहे थे जो जहान को अजीब नज़रों से देख रहे थे। तभी उन सब में से एक लड़का जहान को देखता है और जहान को हेलो कहता है। जहान भी उसे हेलो का जवाब देता है। अब वो लड़का जहान से कहता है, चाय या कॉफ़ी? जहान कहता है चाय। वो लड़का ओके कहता है। अब वो जहान को अपने साथ ले जाता है और जहान को किचन दिखाते हुए कहता है, यहाँ ये किचन है, तुम्हें जब भी कुछ खाना हो तो अपने लिए खुद बना के खुद ही खाना होगा। जहान कहता है क्या, पर क्यों? वो लड़का कहता है क्योंकि यहाँ इतने सारे लोग हैं कि इतने लोगों के लिए एक साथ खाना बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए यहाँ के ज़्यादातर इंसान बाहर जो होटल है वहीं से खाना मंगवाते हैं और खाते हैं। जहान कहता है पर ऐसा क्यों? वो लड़का कहता है क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब काम करते हैं, इसलिए यहाँ किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो अपने लिए कुछ बना पाए। बस कभी कभार यहाँ इस किचन में कॉफ़ी चाय वगैरह बना लेते हैं। जहान उसे पूछता है कि क्या तुम भी काम करते हो? वो लड़का कहता है हाँ, पर मैं शाम को काम करता हूँ और सुबह पढ़ाई करता हूँ। वैसे ये लो अपनी चाय और मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। जहान कहता है ओके, और वो लड़का जाने लगता है। तभी जहान कहता है रुको। वो रुकता है और जहान की तरफ देखता है और कहता है हाँ। जहान कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है मेरा नाम न्यूसेन है, पर यहाँ सब लोग मुझे निये कहते हैं। जहान कहता है ओके, वैसे मेरा नाम जहान है और सभी मुझे जहानी कहते हैं। न्यूसेन कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा नाम जहान है, क्योंकि यहाँ इंसान बाद में आता है और उसका नाम पहले, तो यहाँ सबको पता है तुम्हारा नाम जहान है। और अब न्यूसेन कहता है अब मैं चलता हूँ, तुम्हें शाम को मिलता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। इधर जहान सोचने लगता है कि क्या उसने क्या कहा, यहाँ सभी मेरा नाम जानते हैं पर कैसे। अब जहान अपनी चाय ख़त्म करता है और अपना कप साफ करके वापस अपने रूम में चला जाता है और अब वो अपने रूम में जाता है और फ्रेश होता है। अब कुछ देर बाद वहाँ एक सर्वेंट आती है और जहान से कहती है तुम्हें मैडम ने बुलाया है। जहान उस सर्वेंट के साथ चला जाता है। अब जहान मैडम डायना के पास जाता है। मैडम डायना सर्वेंट को जाने का इशारा करती है और जहान को अपने पास बैठने को कहती है। जहान भी मैडम डायना के पास बैठ जाता है। मैडम डायना जहान से कहती है जहान तुम्हें नींद अच्छे से आई? जहान घबराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। मैडम डायना कहती है ये तो अच्छी बात है। और फिर वो जहान से कहती है क्या यहाँ तुमने किसी से बात की? जहान हाँ में सिर हिलाता है। डायना कहती है किससे? जहान कहता है निये से। डायना कहती है ओ उससे, उसके अलावा क्या किसी से बात की? जहान कहता है नहीं। डायना कहती है ओके, पहले तुम 1-2 दिन अच्छे से आराम करो, कंफर्टेबल हो जाओ। जहान कहता है मैम क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? मैडम डायना कहती है हाँ कहो। जहान कहता है क्या आप मुझे भी पढ़ने भेज सकती हैं? मैडम डायना कहती है क्या तुम पढ़ना चाहते हो? जहान कहता है हाँ, मैंने अपने विलेज में 10वीं तक पढ़ाई की है और मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं भी अच्छे से पढ़ लिख कर इस समाज में अपनी पहचान बना पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाम से पहचाना जाऊँ, ना कि किसी फैमिली के नाम से। जहान की ऐसी बात सुनकर डायना समझ जाती है कि आखिर जहान ऐसा क्यों चाहता है। डायना कहती है जहान तुम पढ़ना चाहती हो ये अच्छी बात है, पर मैं पहले तुम्हें इस जगह के बारे में बता देती हूँ। डायना कहती है जहान ये एक क्लब है या तुम कोठा समझ सकते हो। यहाँ हर तरह के काम होते हैं। मेरा मतलब यहाँ लोग और ये समाज एंजॉय करने आते हैं, पर यहाँ जब तक किसी की मर्जी ना हो वो किसी के साथ नहीं सोता है और ना ही यहाँ किसी गर्ल्स या बॉय को मजबूर किया जाता है किसी भी पर्सन के साथ सोने के लिए। जहान कहता है मैं समझा नहीं। डायना कहती है मैं समझाती हूँ। यहाँ जितने भी पर्सन हैं वो सब तुम्हारी तरह ही किसी न किसी परेशानी से जूझ कर आए हैं। मेरा मतलब किसी को किसी के प्यार ने यहाँ इस बाज़ार में बेच दिया, किसी को किसी के ससुराल की तरफ से निकाल दिया गया क्योंकि वो अपनी फैमिली को वारिस नहीं दे पाया, और किसी ने उसकी फैमिली से निकाल दिया कि वो गे है, या फिर इसलिए निकाल दिया कि किसी की बॉडी में लड़के का दोनों का पार्ट शामिल है। जिसमें तुमने सुबह बात की ना निये, वो भी इसी कारण यहाँ है क्योंकि वो ऊपर से लड़का है और नीचे से लड़की, और वो यहाँ पर डांसर का काम करता है और अपने लिए पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करता है, और कुछ यहाँ नीचे क्लब में वेटर का काम करते हैं और कुछ तो अपना जिस्म भी बेचती है
मगर अपनी खुशी से। मेरी तरफ से उन पर कोई दबाव नहीं है, बस मैं उन सब से उनके रहने का, देखभाल करने का पेमेंट लेती हूँ। जहान समझ जाता है, जहान कहता है ओके, फिर मैं भी आपको अपनी सिंगिंग और डांसिंग करूँगा और आपको आपका रेंट दूंगा और साथ ही पढ़ाई भी करूँगा। डायना कहती है ओके, जब तक तुम चाहो यहाँ रहो, अपनी पढ़ाई पूरी करो। उसके बाद भी अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो अच्छी बात है, और ना रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। मैं तुम पर कभी भी यहाँ रहने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, पर हाँ, उससे पहले तुम 1-2 दिन आराम करो, क्योंकि अभी भी तुम्हारे फेस पर निशान है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।